Bismillahirrahmanirrahim. Now we are proceeding towards our another lecture on the numericals of intravenous IV infusion, and we were doing question number 7. In question number 7, we have already completed part A, part B, and part C of the question. Now part D. In part D, what they were asking, according to the manufacturer, the recommended starting infusion rate is 15 ml per hour. Do you agree with this recommended infusion rate for your patient? Give reason for your answer. Now let us fill or complete this part. प्रिपरेशन जो है वो उसने कहा कि 15 मिलीग्राम पर ml है, और वो ये कह रहा है कि अगर 15 ml पर आवर आप दें तो क्या ये ठीक होगा, क्योंकि जो हमने R कैलकुलेट किया है वो तो हमारे पास आ रहा है 194 मिलीग्राम पर आवर. तो अब हम ये देखते हैं कि डी पार्ट जो है वो इसका किस तरीके से होगा. 15 ml पर आवर, इससे जो है वो क्या जो है वो कंसंट्रेशन डेवलप होती है और क्या जो है वो कंसंट्रेशन इसमें होगी और आर क्या निकलेगा. नाउ let us solve it. Now we know that 1 ml is equal to 15 milligram of drug. ठीक है, ये गिवन है कि 1 ml जो है वो 1 ml में 15 मिलीग्राम ड्रग है. तो जब 1 ml में 15 मिलीग्राम ड्रग है तो जब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि 15 ml इज इक्वल टू 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 225 मिलीग्राम. ठीक है, तो 15 ml में जो होगी वो जो ड्रग होगी वो हमारे पास होगी 225 मिलीग्राम. ठीक है, तो अब वो हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहा है कि आर को क्या रखना है 15 ml. तो 15 ml में हम दे रहे हैं 225 मिलीग्राम. तो हम ऐसा करते हैं कि इस पर CPSS चेक करते हैं कि क्या आता है. ठीक है, अगर हम आर को जो है वो रखते हैं इसी तरीके से, $225 मिलीग्राम पे हमने कैलकुलेट जो किया वो तो 194 आ रहा है, लेकिन इससे CPSH क्या आता है वो हम चेक करते हैं. तो ये हो गया 225. ठीक है, CPSS एंड डिवाइडेड बाय K की वैल्यू रखी. K की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.0866 मल्टीप्लाई बाय CPSS. तो हमें मालूम करना है VD क्या है यहाँ पे. VD है 112.5. So now the answer is 23.08 milligram per liter. So if we give drug according to recommendation of manufacturer, that is 15 ml per hour. So with this infusion rate, steady state concentration will be 23.08 milligram per liter, which is higher than desired steady state concentration. ठीक है, which is higher than desired steady state concentration 20 milligram per liter.
ठीक है। तो उसका सवाल था कि आर जो है 15 ml पर दें तो ये क्या ओके है, तो ये ओके नहीं है क्योंकि ये हाई उससे जो है जो आपका डिज़ायर्ड स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है उससे ज़्यादा आ रहा है। नाउ हमने ये डी पार्ट कर लिया। अच्छा, अब एफ पार्ट पे आते हैं। एफ पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एफ पार्ट के लिए क्या है, एफ पार्ट, इफ़ सी पी एस एस इज़ ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड देन द व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस। ठीक है। अच्छा, पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं? नंबर 1, drug accumulation in the body due to saturation of metabolic enzymes। ठीक है, यानी जो है वो क्या नाम है, जो है वो जो इस ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं एंजाइम, वो सैचुरेट हो रहे हैं, तो वो अब मज़ीद मेटाबोलाइज नहीं कर रहे, तो ड्रग एक्यूमुलेट हो रही है बॉडी में। या फिर पेशेंट इज गोइंग इन किडनी फेलियर। तो ये दो पॉसिबल रीज़न है जिसकी वजह से जो है वो ड्रग जो है वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो रही है और उसकी CPSS जो है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो ग्रेटर आ रही है देन द एंटिसिपेटेड। ठीक है, तो ये रीज़न हो सकता है। या फिर ये भी रीज़न हो सकता है कि आपने जो मैन्युफैक्चरर का रिकमेंडेशन था 15 ml पर आवर, उस हिसाब से स्टार्ट कर दिया, तो वो बजाय 20 के 23 जो है वो CPSS आ रही है। ये थर्ड रीज़न आ गया। ठीक है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं थर्ड रीज़न कि फिजिशियन फॉलोड मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन फॉर द infusion rate that is 15 ml पर आवर। तो ये तीसरा पॉसिबल रीज़न हो गया। तो ये सारे पॉसिबल रीज़न है जिसकी वजह से जो है वो जो ड्रग की कंसंट्रेशन है हायर आ रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम उसी तरीके से डेटा को देखते हैं पहले, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ गिवन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू रिगार्डिंग द टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। अच्छा जनाब, ड्रग ए, बी और सी रेट ऑफ इन्फ्यूजन, यानी रेट ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ ए, बी और सी दिया हुआ है। ड्रग ए का इन्फ्यूजन रेट है 10 मिलीग्राम पर आवर, ड्रग बी का इन्फ्यूजन रेट है 20 मिलीग्राम पर आवर, ड्रग सी का इन्फ्यूजन रेट है 15 मिलीग्राम पर आवर। मीन्स आर ए, आर बी और आर सी ये हमें गिवन है। आर बी आर सी। अच्छा, इसको मैं से कर देता हूँ। अच्छा, ये कितने कितने हैं, ए बी सी 10 20 15 10 मिलीग्राम पर आवर, 20 मिलीग्राम पर आवर और 15 मिलीग्राम पर आवर। ठीक है जनाब, तो ये गिवन हो गया। इनकी एलिमिनेशन रेट जो है वो के कितना है, 0.5, 0.1, 0.05। ठीक है, तो के ऑफ ए, के ऑफ बी एंड के ऑफ
सी, ये तीनों जो है वो ये हम यहाँ पर उतार लेते हैं। ये आ रहे हैं 0.5, 0.1 और 0.05 पर आवर, ठीक है, 0.05। ये क्लियरेंस है CLT। तो CLT A, CLT B, CLT C, तीनों की क्लियरेंस जो है वो हम नोट कर लेते हैं। अच्छा जनाब, तो क्लियरेंस कितनी है? ये है 520 एंड 5, और ये यूनिट है लीटर पर आवर। यस, 5 लीटर पर आवर, 20 लीटर पर आवर, और फिर 5 लीटर पर आवर, ठीक है, 525। तो ये तीनों की जो है वो आपने जो है वो निकाल ली कि ABC की जो है वो क्लियरेंस जो है रेट वो क्या है। अच्छा, CLT मालूम है, तो ठीक है। नाउ अब इसमें हमें देखना है T½ इसकी पहले हम निकाल लेते हैं, तीनों ड्रग की, ठीक है, यानी तीनों का T½ निकाल लेते हैं। तो T½ ऑफ A, ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा T½ ऑफ B, और ये हो जाएगा T½ ऑफ C। तो ये बनेगा 0.693 डिवाइडेड बाय K ऑफ A, ठीक है, ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय K ऑफ B, और ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय K ऑफ C इज इक्वल टू तो ये हुआ मेरे पास 0.693 डिवाइडेड बाई KA क्या है 0.5, ठीक है। अच्छा, ये होगा 0.693 डिवाइडेड बाय KB क्या है 0.1। अच्छा, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, 0.693 डिवाइडेड बाय 0.05 इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ कि इसकी क्या वैल्यू निकल कर आती है। तो सबसे पहले मैं पहली वैल्यू निकालता हूँ, तो ये आ रही है 0.693 डिवाइडेड बाय 0.5। द आंसर इज़ 1.386 1.386 आवर। ये हाफ लाइफ आ गई ड्रग A की। अच्छा, ड्रग B की कितनी आ रही है 0.693 डिवाइडेड बाय 0.1। द हाफ लाइफ इज 6.93 आवर्स, 6.93 आवर। अच्छा, और इसकी हाफ लाइफ कितनी आ रही है 0.693 डिवाइडेड बाय 0.05। द आंसर इज 13.86 आवर, ठीक है। तो ये हमने इस गिवन डेटा से ये भी मालूम कर लिया। अच्छा जनाब, अब आते हैं हम रिक्वायर क्या क्या है, ठीक है।
आखिर हमें कौन कौन सा इसमें डेटा रिक्वायर है। अच्छा, ए पार्ट वो क्या कह रहा है सवाल में, ड्रग ए टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू रीच द स्टेडी स्टेट, ड्रग बी रीच द लॉन्गेस्ट टाइम टू रीच द स्टेडी स्टेट, या ड्रग सी टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू रीच द स्टेडी स्टेट। तो हमें मालूम करना है टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट, टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट। तो हम जो है फिर वो तीनों ड्रग का टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट मालूम करते हैं, ठीक है, ए बी सी। तो हमने क्या किया, टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट 99% ऑफ ए, ठीक है, ये मालूम किया, ठीक है, इसको हम इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये हो जाएगा ड्रग बी, और ये हो जाएगा ड्रग सी, ठीक है। यही पूछ रहे हैं ना ए बी सी कि टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट पहले निकालें तीनों का कि किसका जो है वो ज़्यादा है, और उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी ड्रग जो है वो उसका टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट सबसे ज़्यादा है। अच्छा, ड्रग ए टेक 6.9 आवर टू रीच स्टेडी स्टेट, या नन ऑफ द अबव इज़ ट्रू, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम यूँ करते हैं, डी पार्ट क्या है वो हम यहाँ से उठा लेते हैं। डी पार्ट है ड्रग ए टेक्स 6.9 आवर टू रीच स्टेडी स्टेट, अच्छा, ड्रग ए takes 6.9 hour to reach steady state, और ई पार्ट क्या है, none of the above is true। नाउ सॉल्यूशन, अब हम क्या करते हैं, पहले टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट 99% तीनों ड्रग का एक एक करके निकालते हैं। तो ये इसका फार्मूला होगा इज इक्वल टू 6.65 एंड टी हाफ ऑफ ए। इसी तरीके से अब हम करते हैं बी, और इसी तरीके से सी। और ये फार्मूला उठा के यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। ये हो गया, बस फ़र्क ये हो जाएगा कि ये आ जाएगा टी हाफ ऑफ बी, ये टी हाफ ऑफ सी आ जाएगा। अच्छा जनाब, ये 6.65 इंटू टी हाफ ऑफ ए, ड्रग ए कितनी है 1.386। अच्छा, ड्रग बी की कितनी है 6.93। 6.65 इंटू 6.93। अच्छा, सी ड्रग की 6.65 इंटू 13.86।
नाउ जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो फिर ये आंसर क्या आता है, तो फॉर ड्रग ए द आंसर इज 6.65 into 1.386, the answer is 9.21 hour. तो ड्रग ए को स्टेडी स्टेज अचीव करने में 9.21 आवर लगेंगे। अच्छा, ड्रग बी को कितने लगेंगे? 6.65 इंटू 6.93, 46.08 आवर लगेंगे ड्रग बी को स्टेडी स्टेट अचीव करने में। इसी तरीके से थर्ड ड्रग को यानी सी ड्रग को 6.65 इंटू 13.86, द आंसर इज 92.16 आवर लगेगा स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए। तो ये हमारे पास तीनों ड्रग की स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए 99% स्टेडी स्टेट का अचीव करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तीनों ड्रग का निकल के आ गया ए बी सी। ठीक है। अच्छा, अब सवाल में वो क्या कह रहा था कि ड्रग ए टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट, बी टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू रीच स्टेट, या ड्रग सी टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये ड्रग सी takes the longest time to reach steady state concentration। ठीक है, तो ये हमने ये पार्ट कर लिया। अच्छा, डी पार्ट क्या था? ड्रग ए टेक्स 6.9 आवर टू रीच स्टेडी स्टेट। तो इसका आंसर क्या होगा? ड्रग ए जो थी वो 9.2 आवर ले रही थी, ठीक है, और ड्रग बी जो है वो 46.08 आवर ले रही थी स्टेडी स्टेट में, और ड्रग सी ले रही है 92.16। ठीक है, तो आंसर हुआ रॉन्ग के ड्रग रॉन्ग बिकॉज ड्रग ए टेक्स कितने आवर? 9.21 आवर, 9.21 आवर टू रीच स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। ठीक है। अच्छा, नन ऑफ द अबव इज ट्रू। हाँ ठीक है, ये नहीं, जो नन ऑफ द अबव ट्रू सही नहीं है, बल्कि आंसर सी इज़ ओके, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आंसर सी इज़ करेक्ट बिकॉज ड्रग सी टेक्स longest time to reach steady state concentration। तो इस तरह से हमने इसकी ये जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे ये कंप्लीट कर लिए। अच्छा जनाब, तो यहाँ तक हमने न्यूमेरिकल तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि इसमें कुछ पैरामीटर्स और भी मालूम कर लेते हैं, क्योंकि जब डेटा गिवन है तो हम वो भी मालूम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मालूम कर लेते हैं, वो कि इसने पूछा नहीं है लेकिन फिर भी हम मालूम कर लेते हैं, तीनों ड्रग का CPSS क्या होगा, यानी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन क्या होगी। ठीक है, सो एडिशनल findings of given of question 8। ठीक है, क्वेश्चन 8 है ना ये जी, क्वेश्चन 8। जैसे फॉर एग्जांपल CPSS ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि ये गिवन नहीं है, R गिवन है, CLT गिवन है। ठीक है, तो CPSS ऑफ
ए और CPSS ऑफ B एंड CPSS ऑफ C, ये हम मालूम करते हैं। अच्छा जनाब, डेटा को हमने सेट किया, ये होगा RA अपॉन CLT ऑफ A, ये होगा RB अपॉन CLT ऑफ B, ये होगा RC अपॉन CLT ऑफ C, ठीक है, इज इक्वल टू नाउ सेट द डेटा। RA कितना है मेरे पास 10, RA है मेरे पास 10 डिवाइडेड बाय CLT ऑफ A कितना है, CLT ऑफ A है 5 लीटर, ठीक है। इसको अभी हम कैलकुलेट करते हैं, पहले हम डेटा उतार देते हैं। RB और CLT B देख लेते हैं। RB है 20 और CLT B है, ये भी 20 है, 20 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 20। अच्छा, C देख लेते हैं, ये RC 15 है और CLT C 5 है, 15 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 5। तो नाउ कैलकुलेशन के बाद CPSS ऑफ A कितना आया, ठीक है, ये आया 2 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। ये आया 20 से 20 कैंसिल हो गया, आ गया 1 मिलीग्राम पर लीटर। और ये आ जाएगा 3 मिलीग्राम पर लीटर। तो इससे हमने जो है वो तीनों ड्रग का की स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन मालूम कर लिया। अच्छा, और क्या हम मालूम कर सकते हैं, हम मालूम कर सकते हैं तीनों ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ वो हम कैसे मालूम करें कि एज वी नो CLT इज इक्वल टू KVD, ठीक है। CLT जो होता है वो KVD के बराबर होता है। सो VD इज इक्वल टू CLT अपॉन K, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं पहली ड्रग का, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ, ये VD of drug A is equal to KA, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला VD ये पहली ड्रग का, ठीक है। उसके बाद फिर ये होगा इज इक्वल टू, और वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ड्रग B और ड्रग C का डेटा पर डाला। VD ऑफ ड्रग B इज इक्वल टू CLT ऑफ ड्रग B डिवाइडेड बाय K ऑफ B। इसी तरीके से VD ऑफ ड्रग
C इज इक्वल टू CLT ऑफ ड्रग C डिवाइडेड बाय KC। अच्छा जनाब, ड्रग A का CLT क्या है 5 और इसका KA क्या है, KA जो है वो है 0.5, ठीक है। अच्छा, ड्रग B का CLT कितना है, CLT है इसका 20 और KB क्या है, यानी एलिमिनेशन रेट ऑफ ड्रग B 0.1, तो हमने 0.1 यहाँ पे एंटर किया। और इसी तरीके से ड्रग C का CLT क्या है 5 डिवाइडेड बाय CLT हो गया इसका 5 और इसका KC जो है वो क्या है 0.05। नाउ व्हाट आर द आंसर्स, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तीनों ड्रग के क्या आए, ठीक है। 5 को हमने 0.5 से डिवाइड किया तो आंसर इज 10 लीटर, तो ड्रग A का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है 10 लीटर। 20 को जब हमने 0.1 से डिवाइड किया द आंसर इज 200 लीटर, तो इस ड्रग B का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है 200 लीटर। और 5 को जब 0.05 से डिवाइड किया द आंसर इज 100 लीटर। तो इस तरह से जो है ये इस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तीनों का हमने निकाल लिया और हमने इसके सारे पैरामीटर्स मालूम कर लिए। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही हमने फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ IV इन्फ्यूजन विद द न्यूमेरिकल्स एंड केसेस कंप्लीट कर ली। थैंक यू वेरी मच।